अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी BD84 हैंडबुक की सीरीज़ के साथ एंड वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर 7 नर्वस सिस्टम। इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर आई वुड से, बट नॉट टू मच। अगर कॉन्सेंट्रेट किया जाए तो ईजिली समझ में आ जाएगा। तो विद बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर कुलीग्स। स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम बेसिकली कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो सारी एक्टिविटीज़ को बॉडी में कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करा रहा होता है। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन। अब नर्वस सिस्टम के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, सेंसिटिविटी की प्रॉपर्टी। कोई भी चीज़ ठंडी है, गर्म है, ये इजीली फील कर सकता है नर्वस सिस्टम। कंडक्टिविटी, वहाँ पर नर्व होती हैं जिनके थ्रू मैसेज कंडक्ट किया जाता है एंड रिस्पॉन्स देना। ये तीन प्रॉपर्टी, यानी मैसेज लिया गया सेंसिटिविटी के थ्रू, उस मैसेज को कंडक्ट कराया गया, देन उस मैसेज के अगेंस्ट या उसके फेवर में रिस्पॉन्स दिया गया। रिस्पॉन्स दो ही हो सकते हैं, या फेवर में होगा या अगेंस्ट होगा। सो अब हमारे पास कुछ टर्म्स है, पहले मैं उनको क्लियर कर लेता हूँ, देन आगे। सो हमारे पास नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि आपके पास आउटर एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करना, उसके हिसाब से बॉडी को एडजस्ट करना। अब नर्वस सिस्टम ये काम कैसे कर रहा होता है? सबसे पहले तो उसके पास मेन बेसिक यूनिट जो नर्वस सिस्टम के होते हैं, जो नर्वस सिस्टम पूरा बना रहे होते हैं, आई वुड से उन सेल्स को कहा जाता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की एक सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, दैट इज़ द सेल बॉडी, एंड प्रोसेसेस आ रही होती है उनसे, यानी एक्सटेंशंस आ रही होती हैं। दिस एक्सटेंशंस, न्यूरॉन्स आर बेसिकली सेल्स। ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है। अब ये सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज गिविंग एक्सटेंशंस, एंड दिस एक्सटेंशंस आर कॉल्ड न्यूराइट्स। न्यूराइट्स दो टाइप की होती है, एक वो अगर लार्ज एक और सिंगल न्यूराइट है, देन दैट वुड बी एक्सॉन, एंड ये इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए यूज़ होती है। एंड अगर स्मॉल न्यूराइट्स आपके पास मौजूद हो जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए यूज़ होती हैं, दैट वुड बी डेंड्राइट, यानी इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट के थ्रू आई, सेल बॉडी ने प्रोसेस किया, देन आगे ट्रांसमिट कर दिया एक्सॉन को। कुछ टर्म्स हमारे पास यूज़ होते हैं। अब वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर। वाइट मैटर किसको कहते हैं? अगर आपके पास जो एक्सॉन्स हैं, ये आपके पास बंडल बना रहे हैं, दैट वुड बी वाइट मैटर। एंड अगर आपके पास सेल बॉडीज हैं, दे आर मेकिंग द बंडल, दैट वुड बी ग्रे मैटर। अच्छा, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, दे आर बोथ आर द टर्म्स यूज्ड इन द CNS। अब ग्रे मैटर आपके पास CNS के अंदर भी होता है। एंड अगर वाइट सॉरी मैं कह रहा था कि अगर यूं आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाइट मैटर है, सपोज कर लें, एंड इस वाइट मैटर में आप बीच में देख रहे हैं कि आपको बीच में ग्रे मैटर के स्पॉट्स मिल रहे हैं, लाइक सेल बॉडीज जो है वो आपको विथ इन द वाइट मैटर, यानी एक्सॉन का जो आपके पास बंडल था, जो वाइट मैटर था, उसके अंदर आपको सेल बॉडीज मिल रही हैं, स्मॉल सेल बॉडीज। सो ग्रे मैटर विथ इन द वाइट मैटर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियाई, एंड न्यूक्लियाई हमारे पास वर्ड CNS के अंदर यूज होता है। अगेन ग्रे मैटर भी CNS में, वाइट मैटर भी CNS में। अगर हमारे पास एक्सॉन्स कलेक्शन वाइट मैटर कहलाई जाती है CNS के अंदर, देन दिस सेम एक्सॉन कलेक्शन आउटसाइड द CNS is called nerve, outside the CNS, and within the CNS ये वाइट मैटर जो होता है, जो एक्सॉन का बंडल होता है, उसको कहा जाता है ट्रैक्ट। यानी अब मैं एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। आपके पास था वाइट मैटर, ग्रे मैटर। वाइट मैटर एक्सॉन के कलेक्शन को कहते हैं, ग्रे मैटर सेल बॉडीज के कलेक्शन को कहते हैं। अगर आपको ग्रे मैटर दिख रहा है एंड ग्रे मैटर में वाइट मैटर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, दीज वाइट मैटर स्पॉट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, एंड न्यूक्लियाई आर अगेन द पार्ट ऑफ द CNS। वाइट मैटर एक्सॉन्स का कलेक्शन विथ इन द CNS ट्रैक्ट कहलाया जाएगा, आउटसाइड द CNS नर्व कहलाया जाएगा। नर्व दो टाइप की होती हैं, एफरेंट एंड ईफरेंट। एफरेंट आर सेंसरी, जो आपके पास सेंसरी इंपल्सेस लेके आएंगी टुवर्ड्स द सेंसरी नर्व सिस्टम, क्योंकि आउटसाइड होती है CNS के। एंड ईफरेंट आर मोटर। मोटर जो होती है आपके पास आउटपुट लेकर जाती है टुवर्ड्स द ऑर्गन्स, लाइक मसल्स हो गए एंड ग्लैंड्स हो गए, टू ब्रिंग अबाउट एनी डिजायर्ड रिस्पॉन्स। सो हम आ जाते हैं आगे चल के, हमारे पास यहाँ है पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम में, अच्छा पहले हम CNS और PNS को वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं होते। यू ऑल नो CNS के अंदर ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड इनसेफेलोन, एंड अगर ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए देन दिस इज कॉल्ड इनसेफेलाइटिस। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड स्पाइनल मेड्यूला। वर्टिब्रा जो होती हैं आपके पास, वर्टिब्रा का अपर 2/3 पार्ट
उनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है, नॉट ऑल द वर्टिब्रा, यानी फॉर एग्जांपल ये पूरी वर्टिब्रा है, देन स्पाइनल कॉर्ड इसके, अगर मैं इसके 3 पार्ट कर लेता हूँ, 1 2 एंड दिस वुड बी फॉर एग्जांपल थर्ड पार्ट। सो अपर 2 पार्ट के अंदर आपको स्पाइनल कॉर्ड मिलेगा, लोअर थर्ड पार्ट के अंदर वर्टिब्रा में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। देन हमारे पास ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिवीजन। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको पता है 2 टाइप की नर्व्स आती हैं, एक होती हैं हमारे पास सोमेटिक नर्व्स एंड एक होती है हमारे पास ऑटोनोमिक नर्व्स। सोमेटिक नर्व्स आर cerebrospinal एंड ऑटोनोमिक नर्व्स आर ऑल्सो cerebrospinal। लेकिन जो आपके पास दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये आगे हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। अब सोमेटिक नर्व्स जो होती हैं वो आपके पास वॉलेंट्री कंट्रोल की तरफ जाती है, दोनों निकलती हैं। एक तो आपके पास क्रेनियल नर्व्स एंड सर्कल नर्व, क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स, 2 नर्व्स होती हैं। यानी यहाँ से एक ब्रेन से निकल रही होंगी, दे वुड बी क्रेनियल नर्व, एंड यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं दे आर द स्पाइनल नर्व। ये नर्व आपके पास बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये नर्व 2 तरीके से सप्लाई देती है, एक देती है सोमेटिक कंपोनेंट को, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये नर्व यहाँ से निकल के जा रही है सोमेटिक कंपोनेंट को के पास, देन दिस वुड बी द सोमेटिक पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड यही नर्व यहाँ से निकल के जा रही हैं इंटरनल विसरा के पास, देन दे वुड मेक द ऑटोनोमिक पार्ट। सोमेटिक वॉलेंट्री होगा, ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री होगा। अच्छा, देन आगे हम डिस्कस कर लेते। सो यहाँ पर आपके पास सोमेटिक एंड ऑटोनोमिक को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। सोमेटिक जो होता है वो आपके पास एक न्यूरॉन का बना हुआ होगा जो डायरेक्टली जा रहा होगा किसी भी मसल के पास, वॉलेंट्री पार्ट के पास, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास 2 गैंग्लियन आएंगे, अब सॉरी 1 गैंग्लियन आएगा एंड 2 फाइबर्स आएंगे। अब मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा। अब फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड था, यहाँ से हमने कोई स्पाइनल नर्व निकाली एंड हमने कहा कि ये सोमेटिक नर्व है। अब ये सोमेटिक होगी तो डायरेक्टली जाएगी फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टूवर्ड्स द डिजायर्ड ऑर्गन, जहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वॉलेंट्री मूवमेंट करा रही होगी। लेकिन यही नर्व अगर ऑटोनोमिक है, सोमेटिक नहीं है, तो ये कैसे जाएगी, ये निकलेगी यहाँ पर, ये बनाएगी क्या कहते हैं आपके पास गैंग्लियन। गैंग्लियन के अंदर क्या होगा, द सेल बॉडी किसका कलेक्शन होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक टर्म बताया ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इज विथ इन द CNS एंड आउटसाइड द CNS अगर आपके पास सेल बॉडीज कलेक्शन बनाए, देन दैट कलेक्शन इज कॉल्ड गैंग्लियन। दैट कलेक्शन इज कॉल्ड गैंग्लियन। अब गैंग्लियन से देन अगेन आपके पास ये नर्व कंटिन्यू होती जाएगी। बिफोर गैंग्लियन दिस पार्ट ऑफ नर्व इज कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक एंड आफ्टर गैंग्लियन दिस पार्ट ऑफ नर्व इज कॉल्ड पोस्ट गैंग्लियोनिक। दिस इज द डिवीजन इन केस ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक में ऐसा नहीं होगा, सोमेटिक में डायरेक्टली नर्व जाती है। सो ये मेन डिफरेंस होता है हमारे पास। अच्छा, देन इनको हम डिटेल में अगेन डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एंड ये विसरल स्ट्रक्चर्स को सेंसेशन दे रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। आगे चलते हैं, हमारे पास नर्वस सिस्टम में कौन से सेल आते हैं, 2 मेन टाइप के सेल आते हैं। जो फंक्शनल सेल्स हैं, जो मतलब फंक्शनल तो दोनों हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दे आर द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एक्साइटेबल सेल। इनमें एक्साइट होने की प्रॉपर्टी है क्योंकि एक्शन पोटेंशियल यहाँ से बनता है। अब ये एक न्यूरॉन होगा ना, ये इसकी फॉर एग्जांपल डेंड्राइट्स है एंड ये इसकी एक्सॉन है। अब ये न्यूरॉन आगे चलते चलते अपनी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जनरेट करा रहा होगा, तो एक्साइट हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो होते तो नर्वस सिस्टम में लेकिन एक्साइट नहीं हो सकते, दे आर कॉल्ड नॉन एक्साइटेबल सेल्स, या दूसरा नाम इनको कहा जाता है न्यूरोग्लाया। अच्छा, अब इनके अंदर हम फर्दर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे कि कौन से न्यूरोग्लाया कहलाए जाते हैं, कौन से एपेंडाइमा, कौन से शवान सेल। सो उनसे पहले हम न्यूरॉन को डिस्कस कर लें। सो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आई गेस बहुत बार डिस्कस हो चुका होगा। एंड न्यूरॉन के अंदर आपको पता है देयर इज अ सेल बॉडी कॉल्ड सोमा, एंड सेल बॉडी से आपके पास प्रोसेसेस निकल रही होंगी, देयर वुड बी रिसीविंग फाइबर्स, दे वुड बी कॉल्ड डेंड्राइट्स। एंड ये बहुत सारी होती हैं एंड एक आपके पास मेन कन्वेइंग फाइबर होती है जो कन्वे करती है मैसेज को, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। दोनों के लिए कलेक्टिव टर्म यूज होता है, डेंड्राइट एंड एक्सॉन के लिए न्यूराइट्स, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, एक्सॉन जिस पार्ट ऑफ द सोमा से, जिस पार्ट ऑफ द सेल बॉडी से, या जिस पार्ट ऑफ द कैरियन, 3 नाम होते हैं इसके, जिस पार्ट से निकल रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक।
एंड देन हमारे पास ये कह रहा है कि एक्सॉन जो है वो आगे चल के ब्रांचेस दे रहा होता है. दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीलोडेंड्रिया. उसके बाद ये कह रहा है कि हमारे पास जो सेल बॉडीज होती हैं दे ऑफ द न्यूरॉन्स वो ग्रे मैटर बना रही होती हैं. एंड ग्रे मैटर एंड न्यूक्लिया ये दोनों टर्म्स यूज होते हैं सीएनएस के अंदर. एंड गैंग्लिया वर्ड यूज होता है पीएनएस के अंदर. यूं ही सेल प्रोसेस जो एक्सॉन्स होते हैं वो आपके पास ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं सीएनएस के अंदर एंड नर्व्स बना रहे होते हैं पीएनएस के अंदर. एंड एक्सॉन्स के लिए हमने टर्म कौन सा यूज़ किया था? वाइट मैटर. अच्छा, एक्सॉन और डेंड्राइट का इसने थोड़ा डिफरेंट किया. एक्सॉन जनरली एक आपको दिखता है और एक न्यूरॉन के पास एक एक्सॉन, लेकिन डेंड्राइट बहुत सारे हो सकते हैं. ये लॉन्ग होता है, ये शॉर्ट होते हैं. एंड देन हमारे पास थिकनेस जो है दोनों की वेरी कर रही होती है. उसके बाद एक्सॉन आगे चलकर एक्सॉन टर्मिनल दे रहा होगा एंड डेंड्राइट पहले ही ब्रांचेस होंगी जो आगे चल के यानी एक ब्रांच में कंपाइल होकर न्यूरॉन के अंदर जा रही होंगी. न्यूरोफिब्रिल्स आपके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ये आपके पास एक्सॉन के अंदर मौजूद होते हैं. एंड निफल ग्रेन्यूल्स राइबोसोम्स को कहते हैं. निफल ग्रेन्यूल्स आपके पास एक्सॉन के अंदर नहीं होते, लेकिन डेंड्राइट के पास न्यूरोफिब्रिल्स भी होते हैं, निफल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं. एक्सॉन इफरेंट कंपोनेंट बना रहा है क्योंकि यहाँ से आपको पता है इम्पल्स आगे जा रही होगी एंड इम्पल्स यहाँ पर प्रोसेस हुई आगे गई. और आई कहाँ से? डेंड्राइट से. तो डेंड्राइट क्या बना रहे होंगे? एफरेंट कंपोनेंट बना रहे होंगे. देन हमारे पास न्यूरॉन्स की कुछ टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस. अगर न्यूरॉन के पास दोनों प्रोसेसेस हैं, दोनों न्यूराइड्स हैं, देन दे आर कॉल्ड बाइपोलर, यानी उसके पास एक्सॉन भी है एंड देन डेंड्राइट्स भी है. अगर न्यूरॉन के पास सिर्फ एक प्रोसेस है दैट वुड बी कॉल्ड यूनिपोलर. डायग्राम आई गेस या यूनिपोलर का नहीं बना हुआ, राइट. एंड स्यूडो यूनिपोलर किसे कहते हैं? अच्छा, इनकी एग्जांपल भी है, जैसे मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस यूनिपोलर न्यूरॉन की एग्जांपल है. न्यूक्लियस है यानी फिर सेल बॉडी होगी. एंड बाइपोलर की एग्जांपल में आपके पास स्पाइरल वेस्टिबुलर गैंग्लिया आते हैं एंड बाइपोलर न्यूरॉन्स आते हैं रेटिना के. स्यूडो यूनिपोलर होता बाइपोलर है, लगता है यूनिपोलर है. अच्छा, ये नाम इसका एम्ब्रोलॉजिकली पड़ा था. एम्ब्रोलॉजिकली जब देखा गया तो एक ऐसा न्यूरॉन का टाइप था जो लग रहा था कि यूनिपोलर बनेगा, शो ऐसे कर रहा था कि यूनिपोलर बनूंगा, लेकिन बन क्या गया? बाइपोलर बन गया. सो इट इज़ कॉल्ड स्यूडो यूनिपोलर यानी झूठा यूनिपोलर. सो इसकी एग्जांपल में सेंसरी गैंग्लिया आते हैं, स्पाइनल गैंग्लिया आते हैं. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आपके पास सेरिब्रम के अंदर होते हैं, सेरिबेलम में होते हैं. एक्सॉन की लेंथ के हिसाब से फर्दर हमारे पास न्यूरॉन की दो टाइप्स आती हैं, गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स, गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन्स. गोल्जी टाइप 1 के पास लॉन्ग एक्सॉन होते हैं, गोल्जी टाइप 2 के पास या तो एक्सॉन नहीं होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं. डायनामिक प्रॉपर्टी न्यूरॉन्स के अंदर होती है. अब जो आपके पास न्यूरॉन्स की डायनामिक प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इम्पल्सिस सोमा की तरफ आती हैं फ्रॉम द डेंड्राइट्स एंड देन वो जाती हैं अवे फ्रॉम द सोमा टूवर्ड्स द एक्सॉन. लेकिन क्योंकि किसी न्यूरॉन के अंदर एक्सॉन नहीं होता तो इम्पल्सिस किसी भी डायरेक्शन में चल सकती हैं. या तो सोमा से सेल बॉडी की तरफ आ सकती हैं, वो डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ आ सकती हैं, या सेल बॉडी से डेंड्राइट की तरफ जा सकती हैं. साइनेप्स कहते हैं जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स या न्यूरॉन एंड मसल. अब एक न्यूरॉन फॉर एग्जांपल ये है, ये इसके डेंड्राइट थे, सेल बॉडी थी एंड ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स थे. दूसरा ये न्यूरॉन ये होगा. अब ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन के साथ आपके पास कनेक्शन कर रहा है, ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन के पास कनेक्शन कर रहा है इस पॉइंट पर. दिस पॉइंट जहाँ पर ये न्यूरॉन अपनी इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन को दे देगा, दिस जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, और किन केसेस में न्यूरॉन एंड मसल के दरमियान हो सकता है, दिस इज कॉल्ड अ साइनेप्स. तो साइनेप्स पर हम आते हैं. साइनेप्स के बारे में क्या है जा रहा है कि जो न्यूरॉन्स के बीच में कांटेक्ट होता है ना वो बाय कॉन्टिग्यूटी होता है, नॉट बाय कंटिन्यूटी. यानी दो न्यूरॉन्स आपस में कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ लगे हुए नहीं होंगे, बीच में गैप होगा. सो दे आर नॉट कंटिन्यूस विथ ईच अदर एंड इसको कहा जाता है न्यूरॉन थ्योरी ऑफ वाल्डेयर. अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास ये न्यूरॉन इसको मैसेज कन्वे कैसे करे, कंटिन्यूस तो है ही नहीं, तो ये न्यूरॉन कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, दैट वुड बी कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स. अच्छा, अगर उस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू अगले न्यूरॉन के अंदर भी इम्पल्स कंडक्ट हो रही है एंड वो न्यूरॉन एक्टिव हो रहा है, देन दिस साइनेप्स वुड बी एक्साइटेटरी साइनेप्स. एंड अगर अगले न्यूरॉन में कंडक्शन स्टॉप हो रही है एंड वो इनएक्टिवेट हो रहा है, देन दिस काइंड ऑफ साइनेप्स वुड बी इनहिबिटरी साइनेप्स. साइनेप्स की बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं. एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सॉन और डेंड्राइट के दरमियान बने. एक्सोसोमेटिक, एक्सॉन और सेल बॉडी के दरमियान बने. देन एग्जांपल हमारे पास बहुत सारी और भी हैं. न्यूरोग्लिया की तरफ चल रहे हैं.
न्यूरोग्लाया के अंदर हमारे पास नॉन एक्साइटेबल सेल्स आते हैं। मेजर कंपोनेंट जो नर्वस सिस्टम का होते हैं ना, वो न्यूरोग्लाया होते हैं, यानी न्यूरोग्लाया का नंबर मोर देन द न्यूरॉन होता है, लेकिन इनका काम, जो नर्वस सिस्टम का मेन काम है ना, वो न्यूरोग्लाया नहीं कर रहे होते, वो न्यूरॉन कर रहे होते हैं। ये सिर्फ उन सेल्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी जहाँ पर न्यूरॉन होगा वहाँ पर उसका सपोर्टिंग सेल होगा, एंड वो सपोर्टिंग सेल क्या होगा, वो न्यूरोग्लाया होगा। अब न्यूरोग्लाया की हमारे पास फर्दर टाइप्स होती हैं। अब न्यूरोग्लायल सेल्स आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो पाए जाते हैं, उनमें एपिडेर्मल सेल्स होते हैं। एपिडेर्मल सेल्स वेंट्रिकल्स को सराउंड कर रहे होते हैं। अब वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स हमारे पास ये कैविटीज़ होती है, ये फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल्स हैं। इनके अंदर हमारे पास यहाँ मौजूद होगा CSF। अब इन CSF को सीक्रेट करने वाले ये जो सेल्स होते हैं ना, एपिडेर्मल सेल्स, ये इन वेंट्रिकल्स को लाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एपिडेर्मल सेल्स मौजूद हैं। अब ये इसके अंदर ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं? ये CSF सीक्रेट कर रहे होंगे। सो CSF सीक्रेट करने वाले सेल्स एपिडेर्मल हो गए। कैप्सुलर या सैटेलाइट सेल्स होते हैं हमारे पास, जो न्यूरॉन्स की सराउंडिंग बना रहे होते हैं एंड उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगेन गैंग्लिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। एंड शवान सेल आपके पास माइलिन शील्ड सीक्रेट कर रहे होते हैं। इन केस ऑफ द पेरिफेरल नर्व यानी PNS के अंदर जो माइलिन शील्ड सीक्रेट हो रही है, इट इज़ बेसिकली ड्यू टू शवान सेल्स। एंड CNS के अंदर जो माइलिन शील्ड सीक्रेट होती है, इट इज़ ड्यू टू ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और भी आपके पास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। अच्छा, न्यूरोग्लाया सेल्स जो आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, इनकी दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं, एक मैक्रोग्लाया, एक माइक्रोग्लाया। माइक्रोग्लाया मीजोडर्मल से निकलते हैं, मैक्रोग्लाया एक्टोडर्मल से निकलते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पूरा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, सो है माइक्रोग्लाया के। माइक्रोग्लाया और द ओनली सेल्स दैट आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मैक्रोग्लाया के अंदर फर्दर 3 टाइप्स आते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड ग्लायोब्लास्ट। ये आपके पास न्यूरोग्लायल होते हैं दोनों, एंड ये आपके पास मतलब CNS के अंदर होते हैं। रिमेनिंग ऑल द सेल्स कैन बी फाउंड इन द CNS, कैन बी फाउंड इन द PNS। अच्छा, एस्ट्रोसाइट्स दे आर द टाइप ऑफ मैक्रोग्लाया। इनका काम क्या होता है? मेन काम इनका आपको याद रखना है कि दे फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर। यहाँ पर इनका शेप स्टार शेप होता है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एस्ट्रोसाइट्स। अब इनके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, एक फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स। अब ये ग्रे मैटर में होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, ये वाइट मैटर में होते हैं। एंड अब इनके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल होगा एस्ट्रोसाइट, स्टार लाइक सेल, ठीक है, मैं बहुत बना रहा हूँ यहाँ पे। अब इस सेल की ये प्रोसेसेस होंगी, डिपेंडिंग ऑन दीज प्रोसेसेस। अब इन प्रोसेसेस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे प्रोसेस होगी, तो इस सेल का जो कंटेंट होगा साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, वो इस प्रोसेस के अंदर जाएगा। डिपेंडिंग ऑन दीज प्रोसेसेस, जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, उनकी प्रोसेसेस थिक होती है एंड सिमेट्रिकल होती है प्रॉपर। फाइब्रस की हमारे पास थिन होंगी एंड दे वुड बी एसिमेट्रिकल। अच्छा, देन हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैव द फंक्शन ऑफ सीक्रेटिंग द माइलिन शील्ड इन केस ऑफ द इन केस ऑफ द CNS, तो CNS में हमारे पास माइलिन शील्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट सीक्रेट करें, एंड दे आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, इंट्राफेसिकुलर एंड पेरीन्यूरोनल। इंट्राफेसिकुलर आपके पास माइलिनेटेड ट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं, ट्रैक्ट्स आर विद इन द CNS। एंड पेरीन्यूरल आपको जो होंगे वो न्यूरॉन्स की जो सोमा होगी उसके ऊपर दिख रहे होंगे। ग्लायोब्लास्ट जो होते हैं, ये फर्दर आपके पास इनकी एबिलिटी होती है, ये स्टेम सेल्स का काम करते हैं, यानी ये तीनों सेल आपके पास मैक्रोग्लाया है ना, तो ग्लायोब्लास्ट या तो इसके अंदर भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं या इसके अंदर भी डिफरेंशिएट हो सकते हैं। सो दे आर वर्किंग एज स्टेम सेल्स। ओके, माइक्रोग्लाया का फंक्शन होता है कि दे हैव द एबिलिटी टू फैगोसाइटाइज, ये मैक्रोफेजिस की तरह समझ लें काम कर रहे होते हैं। एंड ये अगेन क्योंकि मैक्रोफेजिस होते हैं, मैक्रोफेजिस की तरह ही होते हैं आई वुड से, सो ये मोनोसाइट से बन रहे होते हैं। फंक्शंस ऑफ ग्लायल एंड एपेंडाइमल सेल्स, मतलब न्यूरोग्लाया का जनरल फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन जो जनरल वर्ड आपको याद हो, सपोर्ट देना, बस इतना ही याद हो, मोर देन इनफ है। आपके पास जहाँ न्यूरॉन होंगे वहाँ पर ये सेल्स होंगे, और न्यूरॉन को सपोर्ट करना इन सेल्स का काम है। न्यूरॉन कंडक्ट करते हैं, ये कंडक्ट नहीं करते, तो इनका काम इंसुलेशन का भी होगा, यानी ये अनवांटेड कंडक्शन को फैलने नहीं देंगे। यानी ये एक न्यूरॉन है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ फॉर एग्जांपल न्यूरोग्लाया लगे हुए हैं। अब ये न्यूरॉन कर रहा है कंडक्शन, अब ये कंडक्शन यूँ सीधी जाए, इधर उधर ना भाग जाए, ये न्यूरोग्लाया इसको रोकेंगे, इंसुलेशन का भी काम कर रहे होंगे। अच्छा, फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, आपके पास फॉरेन मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं, लाइक माइक्रोग्लाया आपके पास ये काम कर रहे होते हैं। देन आपके पास जो नर्वस सिस्टम के डैमेज पार्ट्स होंगे उनको ही भी ये कवर अप कर सकते हैं,
लाइक ग्लायल स्कार टिश्यू आपके पास बन रहा होता है बाय द हेल्प ऑफ दीज सेल्स, जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये न्यूरॉन है एंड न्यूरॉन का डीजनरेशन होगा, यानी ये न्यूरॉन बीच पे मैंने क्या कहते हैं डीजनरेट कर दिया, सो ये न्यूरॉन का जो पार्ट होगा, दिस पार्ट वुड बी फुलफिल्ड बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ दीस न्यूरोग्लाया। सो यहाँ पर ये स्कार बना देंगे, एक टिश्यू बना देंगे, दैट इज कॉल्ड ग्लायल स्कार टिश्यू, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लायल स्कार टिश्यू इज कॉल्ड ग्लायोसिस। अच्छा, ग्लायल सेल्स आपके पास देन आ गए, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर कर रहे होते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके पास यहाँ साइनेप्स पे रिलीज़ होंगे। अब ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान साइनेप्स है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ हो रहा होगा, ये इस न्यूरोट्रांसमीटर को अगेन रीयूज होने के लिए उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, या उसको, क्योंकि उस न्यूरॉन का एक्शन हो गया, यानी जब न्यूरोट्रांसमीटर लगा इस न्यूरॉन ने अपना एक्शन कर दिया, सो ये आपको न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से हटाना है। सो ये आपके पास काम करने के लिए भी कौन होंगे, न्यूरोग्लाया होंगे। देन हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि ये न्यूरॉन का आयोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन कर रहे होंगे, उनको जिन आयंस की ज़रूरत है वही आयंस मौजूद हों। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स होंगे तो वो आपके पास माइलिनेशन कर रहे होंगे, ट्रैक्ट्स आर इन द CNS। एपेंडाइमल सेल्स आपके पास एक्सचेंज में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं, एंड CSF सीक्रेशन में भी आई वुड से रोल प्ले कर रहे होते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर पे आते हैं। अब ब्लड ब्रेन बैरियर आपके पास क्या होता है, साइंटिस्ट ने देखा कि जब उन्होंने कुछ डाइस इंट्रावीनसली इंजेक्ट की पेशेंट के अंदर, तो उन्होंने ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड का जो मतलब मेन पार्ट था, पेरेन्काइमा कहते हैं उनका मेन टिश्यू, उसको डाई नहीं किया, बाकी पूरा सब कुछ उन्होंने डाई कर लिया, यानी सब हर चीज़ में कलर आ गया लेकिन उनमें नहीं आया। तो साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि देयर इज सम बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड द ब्रेन, यानी वो ब्लड से क्रॉस करता हुआ डाई ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया, दिस इज़ बिकॉज कि वहाँ पर कोई बैरियर मौजूद है। एंड देन उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब उनमें क्या क्या उन्होंने नोट किया, उन्होंने नोट किया कि कैपिलरी होगी, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन की लेवल पे आ गई, ये आर्टरी आपके पास कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई। अब दीज कैपिलरीज वुड हैव अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम दैट वुड मेक पार्ट ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, एंड आपको पता है जहाँ पर एंडोथेलियम होते हैं वहाँ पर उनके ऊपर एंडोथेलियम के ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, दिस एंडोथेलियम हैज़ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये एंडोथेलियम है, इनके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। सो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। देन आगे चल के नोट किया गया कि एस्ट्रोसाइट्स जो हमारे पास होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका फंक्शन क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ब्लड में आ जाए तो कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन उसका ब्रेन में आना खतरनाक हो सकता है, लाइक ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ जाएं या ऐसे कोई बैक्टीरिया आ जाए, ब्लड में आ जाना उनका इट्स ओके, लेकिन ब्रेन में आ जाना कैन बी वेरी हार्मफुल, कैन बी वेरी डेडली आई वुड से, क्योंकि कंट्रोल सेंटर चला जाएगा। सो उनको रोकने के लिए हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर नेचर ने डिज़ाइन किया हुआ है। देन हमारे पास टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स आर्क के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो भी कंट्रोल्ड एक्टिविटी होगी ना वो थ्रू रिफ्लेक्स आर्क होगी, यानी वो पाथवे, रिफ्लेक्स आर्क का बता रहा हूँ डेफिनेशन में, वो पाथवे जिसको फॉलो करते हुए आपके पास कोई भी इम्पल्स जाए फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन एंड इन रिस्पॉन्स उसका मोटर नर्व के थ्रू उसका रिस्पॉन्स आए, दिस होल पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब इसके अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिसेप्टर होंगे, लाइक स्किन हो गई, वहाँ से डिटेक्ट होगा। देन आपके पास सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन होगा जो उस इम्पल्स को लेकर जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, देन वहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोसेस होगी, देन वो आएगी ईफरेंट पाथवे या मोटर के पास, नर्व के पास, एंड देन उन मोटर न्यूरॉन के पास, एंड देन वहाँ से वो इफेक्टर ऑर्गन की तरफ पहुँचेगी जो कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर रहा होगा। अगर रिफ्लेक्स आर्क की भी फर्दर टाइप्स होती हैं, एक होते हैं हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के अंदर आपके पास कोई भी इंटर न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं होता, यानी जो आपके पास इंफॉर्मेशन जाएगी सेंसरी से वो डायरेक्टली मोटर में आएगी, वो कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी उसकी CNS के अंदर, दैट वुड बी मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। एंड दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कोई भी रिस्पॉन्स जा नहीं रहा तो आपको पता नहीं लगेगा, एंड यू विल परफॉर्मिंग एक्शन विदाउट एनी आइडिया, यानी आपको कोई आइडिया नहीं होगा, आप मूवमेंट कोई कर लोगे। देन हमारे पास पॉलीफेर्मेटिक रिफ्लेक्स होते हैं जिनके अंदर आपके पास इंटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए।
एंड दे आर सम वॉट वॉलेंट्री, आई वुड नॉट से दे आर कम्प्लीटली वॉलेंट्री, बट हाँ सम वॉलेंट्री आपके पास कंट्रोल होता है। देन हमारे पास टॉपिक है पेरिफेरल नर्व्स, और सिंपली मैं कहूँगा नर्व्स, क्योंकि नर्व्स आर द कलेक्शन ऑफ वाइट मैटर आउटसाइड सीएनएस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इसके अंदर डेफिनेशन में क्या लिख रहा है कि आपके पास बंडल्स होंगे ऑफ नर्व फाइबर्स, बेसिकली एक्सॉन फाइबर्स, एंड बंडल्स के लिए वर्ड फेसिकुला भी यूज़ होता है। अच्छा, आपके पास एक्सॉन होता है एंड देन उसके नर्व के ऊपर आपके पास कुछ कवरिंग्स होती हैं। अब नर्व फाइबर्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक्सॉन से एक ये एक्सॉन्स है। अब ये एक्सॉन्स आपस में मिलकर आउटसाइड द सीएनएस क्या बना रहे हैं, नर्व बना रहे हैं। सो हमारे पास इस नर्व को कुछ लेयर्स होंगी जो कवर करेंगी। अच्छा, इन एक्सॉन का आपके पास जो बंडल है इन एक्सॉन फाइबर्स का, दैट इज कॉल्ड फेसिकल। ओके, अब हमारे पास इस नर्व को आउटसाइड द सीएनएस जो लेयर कवर कर रही होगी, दैट लेयर वुड बी कॉल्ड एपिन्यूरियम, यानी यहाँ पर क्या होगी, एपिन्यूरियम। देन जब हम एपिन्यूरियम से अंदर जाएंगे तो हमारे पास फेसिकल्स है, एंड इन फेसिकल्स को जो लेयर कवर कर रही होगी दैट वुड बी कॉल्ड पेरीन्यूरियम। देन हम फेसिकल के भी जब अंदर जाएंगे हमें मिलेंगे नर्व फाइबर्स, एंड हर एक नर्व फाइबर को जो लेयर कवर कर रही होगी दैट वुड बी कॉल्ड एंडोन्यूरियम। So they are the basically responsible for the protection, and nerve नहीं तो खुद बहुत डेलिकेट होती है एंड इजीली डैमेज हो सकती है। सो ये प्रोटेक्टिव नर्व को दे रहे होते हैं। अब नर्व हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, क्रेनियल होती हैं जो आपके पास ब्रेन स्टेम से निकल रही होती है मेजॉरिटी में, एंड दूसरी स्पाइनल होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही होती है। स्पाइनल नर्व में 8 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल एंड 1 कॉक्सीजियल। अच्छा, यहाँ वह एक वर्ड है डर्माटोम। अब हमारे पास स्पाइनल जो नर्व होती है ना, वो नर्व स्किन के जिस पार्ट को सप्लाई कर रही हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट, स्काल्प वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ स्किन इज सप्लाइड बाय द नर्व रूट फ्रॉम द C2, सो दिस इज अ C2 डर्माटोम। तो वो स्पाइनल नर्व्स जो स्किन के किसी एक पार्ट को सप्लाई कर रही होंगी, दे वुड बी मेकिंग डर्माटोम। अब नॉर्मली होता ये है कि जब कोई स्किन का पार्ट होता है ना, तो वहाँ सिर्फ एक नर्व नहीं आ रही होती, या एक नर्व से आपके पास सेंसेशन नहीं आ रही होती, जबकि बहुत सारी नर्व से सेंसेशन आ रही होती है। सो हमारे पास जो डर्माटोम्स होते हैं जनरली उनमें एक डर्माटोम में बहुत सारी नर्व्स हो रही होती फाइंड होती हैं। अच्छा, यहाँ स्पाइनल नर्व के बारे में डिस्कस कर रहा है, इसको मैं डायग्राम से ही समझा दूँ तो बेहतर है। सो स्पाइनल नर्व हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। अब हर एक स्पाइनल नर्व की आपके पास दो ब्रांचेस होती हैं, एक डॉर्सल ब्रांच, एक वेंट्रल ब्रांच। डॉर्सल ब्रांच इज कॉल्ड डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल ब्रांच इज कॉल्ड वेंट्रल रूट। दोनों मिलकर हमारे पास स्पाइनल नर्व बनाती हैं, आई वुड से स्पाइनल ट्रंक बनाती हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अब डॉर्सल जो होती है वो सेंसरी होती है, एंड वेंट्रल जो होती है वो आपके पास वो मोटर होती है। एंड डॉर्सल अपने पाथ में गैंग्लियन बनाती है। गैंग्लियन का मैंने आपको बताया था, इट इज़ व्हाट द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। दोनों मिलकर अब आपके पास नर्व बन गई। अब ये नर्व आगे चलकर दो में डिवाइड हो जाती है, एक इसकी होती है वेंट्रल रेमस और एक होता है इसके अंदर डॉर्सल रेमस। यानी आपके पास जो नर्व निकली पहले तो वो दो के फ्यूजन से बनी, कौन सी, डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट से वो नर्व बनी, एंड वो आगे चल के डिवाइड हो गई, एक वेंट्रल रेमस में एंड एक डॉर्सल रेमस। ओके, मैं एक दफ़ा क्विकली दोबारा समराइज कर लेता हूँ। आपके पास एक थी डॉर्सल रूट, एक थी वेंट्रल रूट। डॉर्सल आई वुड से फॉर सेंसरी होती है एंड वेंट्रल फॉर मोटर होती है। डॉर्सल रूट के पाथ में आपको गैंग्लियन मिलता है, वेंट्रल रूट में नहीं मिलता है, इट इज़ कॉल्ड डॉर्सल रूट गैंग्लियन। एंड ये दोनों आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कि होती हैं एट द लेवल ऑफ द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। दोनों मतलब यूनाइट होती हैं एट द लेवल ऑफ इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, एंड इंटरवर्टिब्रल फोरामेन की लेवल पर यूनाइट होकर दे फॉर्म अ स्पाइनल नर्व। एंड स्पाइनल नर्व आगे चल के दो में डिवाइड हो जाती है, अगेन दो ब्रांचेस में, एक होता है इसका वेंट्रल रेमस एंड एक होता है डॉर्सल रेमस। अब जो आपके पास डॉर्सल रेमस होता है ये आपके पास सप्लाई कर रहा होता है बैक के रीजन को, वहाँ पर सप्लाई करता है बैक की स्किन को, मसल्स को, एंड यानी जो भी बैक का पार्ट होगा दैट वुड बी सप्लाइड बाय डॉर्सल रेमस। वेंट्रल रेमस हमारे पास प्लेक्सिस बना रहा होता है, यानी वेंट्रल रेमस आगे चलकर इंट्रामिंगल हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास C3 है, C4 है, C5 है, इन सब से हमारे पास स्पाइनल नर्व बनी, उनका वेंट्रल रेमस बना, इसका भी बना,
इसका भी बना, इसका भी बना। अब ये आगे चल के फ्यूज़ हो जाएगा, ये आगे चल के डिविजन्स देंगे एंड मतलब ये आगे चल के फर्दर डिवाइड होता जाएगा। ये भी आगे चल के यूँ डिवाइड होगा, ये भी आगे चल के यूँ डिवाइड होगा एंड देन ये आपस में यूनाइट करते जाएंगे। तो ये एक प्लेक्सिस बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। अगर वो प्लेक्सिस सर्वाइकल रूट्स बना रही हैं देन इट इज़ कॉल्ड सर्वाइकल प्लेक्सिस। वो C1 C2 C3 C4 से बनता है। ब्रेकियल आपके पास बनता है C5 C6 C7 C8 T1 यूं लंबर बनता है एंड सेक्टल बनता है। ब्रेकियल आपके पास सप्लाई करता है अपर लिम्ब की आर्टरीज को और अपर लिम्ब के मसल्स को। लंबर एंड सेक्टल प्लेक्सिस सप्लाई द लोअर लिम्ब एंड अच्छा यहाँ पर आपने नोट किया होगा थोरेसिक जो रीजन है, जो आपके पास थोरेसिक नर्व भी तो थी 12 थोरेसिक नर्व, उनके वेंट्रल नर्व्स ने तो कोई प्लेक्सिस नहीं बनाया। तो एक्सेप्शन यहीं पर आती है। एक्सेप्शन ये होती है कि जो आपके पास थोरेसिक होती हैं स्पाइनल नर्व्स, उनका वेंट्रल नर्व्स कोई आपके पास प्लेक्सिस नहीं बनाता, बल्कि वो इंटर थोरेसिक नर्व में तब्दील हो जाता है। यानी जो ब्रेक थोरेसिक होंगी स्पाइनल नर्व्स, उनका वेंट्रल नर्व विल फॉर्म, उनका जो वेंट्रल नर्व्स होगा इट वुड बी कॉल्ड इंटरथोरेसिक नर्व। ओके, यहाँ पर इसने एक जनरल आइडिया दिया हुआ है आपके प्लेक्सिस क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये रूट्स थी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये C5 है, C6 है, इनसे आगे चल के ट्रंक्स बनती है, ये डिविजन्स बनती है, कॉर्ड्स बनती हैं, देन ब्रांचेस आती हैं। यानी इट जस्ट रिजेंबल लाइक अ ट्री। एंड जब हम ये अपर लिम एंड लोअर लिम कर रहे होंगे या आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये हम डिटेल में हर एक प्लेक्सिस जो है वो डिस्कस करेंगे। देन वी हैव वेंट्रल लेमस हो गया, प्लेक्सिस बन गए। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, भले वो आपके पास अपर लिम्बो या लोअर लिम्बो, उसकी नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है। यानी अगर आपके पास अपर लिम्बे तो एंटीरियर साइड फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होगी एंड लोअर लिम्बे तो एंटीरियर साइड एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होगी, उल्टा होता है दोनों में। सो उसके पास नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई। एंड फ्लेक्सर की क्योंकि नर्व सप्लाई ज़्यादा है तो स्किन ज़्यादा सेंसिटिव भी होगी एंड फ्लेक्सर के मसल्स में प्रिसाइज कंट्रोल होगा क्योंकि ज़्यादा नर्व सप्लाई होगी। देन यू कैन नाउ कंट्रोल दिस मसल्स वेरी प्रिसाइजली, आप बहुत फाइन मूवमेंट्स कर सकोगे। अच्छा, प्लेक्सिस फॉर्मेशन जो है वो एडाप्शन है, फिजियोलॉजिकल एडाप्शन है। एंड इसका रीज़न क्या था कि प्लेक्सिस बने, क्योंकि आपके पास डर्माटोम्स जो होते हैं स्किन के वो ओवरलैप करते हैं। ये जैसे डर्माटोम्स होते हैं ना, डर्माटोम्स हमने क्या कहा था कि स्किन के देयर आर सम पार्ट्स ऑफ द स्किन जिनका नर्व सप्लाई होता है स्पाइनल रीजन से, दैट पार्ट ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्माटोम। ये मसल्स होते हैं, मसल का भी एक आपके पास पर्टिकुलर पार्ट नर्व सप्लाई होता है, दैट मसल इज कॉल्ड मायोटोम। सो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास नॉट एक पार्ट ऑफ स्किन में सिर्फ एक नर्व सप्लाई नहीं आ रहा होता, जनरली बहुत सारे होते हैं। यानी डर्माटोम्स आपस में ओवरलैप करते हैं, मायोटोम्स भी यूँ आपस में ओवरलैप करते हैं। एक मसल को एक नर्व से आपके पास नर्व सप्लाई नहीं आ रही होती, बहुत सारी आपके पास जो स्पाइनल नर्व्स है उनसे नर्व सप्लाई आ रही होती है। सो मायोटोम्स भी आपस में ओवरलैप करते हैं। सो दिस बेसिकली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेक्सिस कि अगर एक मसल एक ही नर्व ले रहा होता डायरेक्टली स्पाइनल रूट से, तो आपके पास मसल इतने ज़्यादा एंड रूट्स इतनी कम, तो कभी भी आपके पास मसल सप्लाई फुलफिल नहीं हो पाती। बिकॉज आप काउंट कर लें तो यू हैव मोर देन ऑलमोस्ट 600 मसल एंड हर एक मसल को अपनी नर्व सप्लाई चाहिए एंड रूट्स आपके पास इतनी ज़्यादा है नहीं। सो आपके पास मसल क्या कर रहे होते हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, उनके मायोटोम्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं। यानी वो पार्ट्स मसल के जिनका नर्व सप्लाई वो आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, स्किन के भी यूँ पार्ट्स आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्सिस। अच्छा, देन ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ पेरिफेरल नर्व्स पे आ जाते हैं। ये कुछ रीजंस थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा, ब्लड एंड नर्व सप्लाई में जैसे आर्टरी थी, लार्ज आर्टरीज नीड देयर ऑन ब्लड सप्लाई। अब आर्टरी है, इसको ब्लड सप्लाई करने, इसको भी ब्लड सप्लाई करने आर्टरीज आ रही होंगी, दे वुड बी कॉल्ड वेसा वेजोरम। यू नर्व आ रही होंगी इस आर्टरी के पास, दे वुड बी कॉल्ड नर्वाई वेस्कुलरिस या नर्वाई वेजोरम। सेम इज द टर्म यूज फॉर द हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स। जो इनको नर्व सप्लाई कर रही होंगी दे वुड बी कॉल्ड वेसा नर्वोसम। एंड जो इनके पास क्या कहते हैं, सॉरी, जो इनके पास हमारे पास आर्टरीज ब्लड वेसल सप्लाई कर रही होंगी दे वुड बी कॉल्ड वेसा नर्वोसम। एंड जो इनके पास नर्व्स होंगी यानी नर्व्स को सप्लाई करने वाली नर्व्स, दे वुड बी कॉल्ड नर्वाई नर्वोसम, नर्वोरम, सॉरी। नर्व फाइबर पे आते हैं।
नर्व फाइबर आपको पता है कि बना होता है एक्सॉन्स का, एंड नर्व फाइबर ही आपके पास आगे चल के बंडल्स बना रहा है होता है, दैट बंडल्स आर कॉल्ड फेसिकुलाई, एंड जो फेसिकुलाई आपस में अरेंज होकर नर्व बनाते हैं। सो नर्व फाइबर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं एक्सॉन्स, या तो माइलिनेटेड होते हैं या नॉन माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड और ऑल्सो कॉल्ड मेड्यूलेटेड फाइबर्स, एंड देन देर आर नॉन माइलिनेटेड ऑल्सो कॉल्ड नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर्स। अच्छा, माइलिनेटेड में आपके पास माइलिन शील्ड होगी, एंड माइलिन शील्ड इज बाय फैटी इन नेचर, एंड माइलिन शील्ड की वजह से ही वाइट कलर आ रहा होता है। सो दैट्स वाई द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम विच कंटेन एक्सॉन्स, जो नर्व्स बना रहा होता है, दैट इज बेसिकली वाइट इन नेचर। यानी आपको जहाँ पर भी एक्सॉन्स मिल रहे होंगे ना, और माइलिनेटेड एक्सॉन्स मिल रहे होंगे, दैट वुड गिव द वाइट कलर। सो वाइट मैटर टर्म इस वजह से यूज हो रहा होता है। देन हमारे पास डिस्कशन हो रही है, यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास माइलिनेटेड फाइबर्स हो या नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हो, उनके ऊपर एक और शील्ड, प्रोटेक्टिव शील्ड मौजूद होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोलीमल शील्ड। अच्छा, नर्व्स के पास ये होती है, चाहे वो माइलिनेटेड नर्व्स हो या नॉन माइलिनेटेड, लेकिन ट्रैक्ट्स में नहीं होती। ट्रैक्ट्स भी आप एक्सॉन्स के बंडल को कहते हैं, लेकिन इन सीएनएस। अच्छा, देन हम यहाँ पर माइलिनेटेड फाइबर्स के कुछ जनरल फीचर्स डिस्कस करेंगे। सो माइलिनेटेड फाइबर्स के बीच में आपको यहाँ पर एक्सिस सिलेंडर मिलता है, जो आपके पास नर्व फाइबर होगी, एक्सॉन फाइबर होगा, उसका जो सेंट्रल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड एक्सिस सिलेंडर, एंड उसके अंदर एक्सोप्लाज्म होगी, यानी एक्सॉन को कवर करने वाली सेल मेम्ब्रेन। ओ सॉरी, एक्सॉन का साइटोप्लाज्म वुड बी कॉल्ड एक्सोप्लाज्म, एंड एक्सॉन की सेल मेम्ब्रेन वुड बी कॉल्ड एक्सोलीमा। माइलिन शील्ड आपको पता है पीएनए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट बनाती है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में शवान सेल्स बना रहे होते हैं। एंड माइलिन शील्ड की आपके पास कुछ कंपोजिशन है कि एक्चुअली कंटेन्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। माइलिन शील्ड आपके पास यूं तो हर जगह मौजूद होगी, लेकिन देयर आर सम पार्ट्स वेयर माइलिन शील्ड इज एब्सेंट। लाइक ये आप देख रहे हैं एक नर्व है, यहाँ माइलिन शील्ड मौजूद है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। सो दीज रीजन्स आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर, एंड नोड्स ऑफ रेनवियर से आपके पास कुछ ब्रांचेस आ रही होती हैं एक्सॉन की, यानी एक्सॉन की कुछ ब्रांचेस निकल रही होती हैं एट द लेवल ऑफ नोड्स ऑफ रेनवियर। अच्छा, जो थिकर एक्सॉन होगा उसकी माइलिन शील्ड भी ऑब्वियसली थिकर होगी, एंड जो दो नोड्स के दरमियान पाथ होगा दैट इज कॉल्ड इंटरनोडल पाथवे, और दैट इज कॉल्ड सिंपली इंटरनोड। सो हर एक इंटरनोड को एक शवान सेल माइलिनेट कर रहा होता है, यानी ये एक नोड ऑफ रेनवियर है, ये दूसरा नोड ऑफ रेनवियर है। यहाँ पर ये इंटरनोड है, इस इंटरनोड के अंदर सिर्फ एक शवान सेल होगा जो यहाँ माइलिन शील्ड दे रहा होगा। एंड आपके पास माइलिन शील्ड के अंदर कुछ क्लेफ्ट्स होते हैं, यानी ये आपके पास माइलिन शील्ड है ना, तो इट वुड हैव सम क्लेफ्ट, लाइक वो डाउनवर्ड जा रही होगी, एंड दीज डाउन, लाइक ये डाउनवर्ड जा रही है, दीज डाउनवर्ड क्लेफ्ट इन द माइलिन शील्ड, दे आर कॉल्ड इंसिक्यूर्स और स्किमेटेड लेंटरमैन। ओके, बहुत मुश्किल टर्म था, सही। देन हमारे पास माइलिन शील्ड का फंक्शन है कि ये इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती है। अच्छा, न्यूरोलेमल शील्ड क्या होती है? अच्छा, देन हमारे पास न्यूरोलेमल शील्ड है। अब न्यूरोलेमल शील्ड क्या होती है, यहाँ पर हम इस टर्म को डिस्कस कर चुके हैं। सो ये हमारे पास जो शवान सेल होते हैं उनकी बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। जो शवान सेल आपके पास माइलिन शील्ड सीक्रेट कर रहा है, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है इट इज़ कॉल्ड न्यूरोलेमल शील्ड। एंड इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये होता है कि इट हेल्प्स इन द रीजनरेशन। अगर ये नहीं होगी, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ट्रैक्ट्स के अंदर उनके अंदर ये मौजूद नहीं होती, तो ट्रैक्ट्स की रीजनरेशन एबिलिटी नहीं होती। मतलब अगर वहाँ पर नर्व डैमेज हो जाए, सो उस डैमेज को कंपनसेट नहीं किया जा सकेगा। अब एंडोनीरियम आपको पता है कि आपके पास जो नर्व फाइबर्स है, एक्सॉन फाइबर्स, उनको सराउंड करती है एंडोनीरियम। ये कह रहा है कि एंडोनीरियम बाय नेचर कनेक्टिव टिश्यू होती है, एंड एंडोनीरियम इज सराउंडिंग द न्यूरोलेमल शील्ड, यानी हर एक्सॉन फाइबर होगा उसके ऊपर शवान सेल होगा, एंड शवान सेल की सेल मेम्ब्रेन वुड बी एंड न्यूरोलेमल शील्ड। अब उसके ऊपर जो आपके पास मौजूद होगी लेयर, दैट वुड बी एंडोन्यूरियम। नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स के पास आ जाते हैं, इनके पास सिंपली माइलिन शील्ड नहीं होगी, इनके एक्सॉन्स जनरली स्मॉल होते हैं, एंड इनमें एग्जांपल्स आती हैं जैसे सी फाइबर्स होते हैं स्किन के, मसल के या विसरा के, या ऑल्फैक्टरी नर्व हो जाती है। नॉर्मली जो आपके पास नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे उनका डायमीटर भी कम होगा, एंड यहाँ पर शवान सेल किसी प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होते, बल्कि सिंगल शवान सेल मौजूद होता है। सो दिस अरेंजमेंट ऑफ शवान सेल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर
जनरेटिंग द माइलिन शील्ड, श्वान सेल का एक वो अरेंजमेंट होना जो माइलिन शील्ड सीक्रेट करे, वो यहाँ पर नहीं होता है आई वुड से। सो एंडोनीरियम इनके अंदर क्या करती है, एंडोनीरियम हर एक इंडिविजुअल एक्सॉन को सराउंड नहीं करती। यहाँ पर एंडोनीरियम हर एक इंडिविजुअल एक्सॉन को सराउंड कर रही थी, बल्कि यहाँ पर आपके पास जो भी न्यूरोलेमल शील्ड के साथ कनेक्टेड एक्सॉन्स हैं, यानी ये जो भी सारे एक्सॉन्स अंदर पड़े हुए हैं नर्व के, इनके सो अब हमारे पास ये नर्व फाइबर्स हैं, एक्सॉन फाइबर्स हैं। अब क्या होता है कि माइलिनेटेड फाइबर्स के अंदर हर एक्सॉन फाइबर को सराउंड कर रही होती है एंडोनीरियम, लेकिन नॉन माइलिनेटेड में सबके ऊपर एक ही एंडोनीरियम होगी, एंड वो एक ही एंडोनीरियम सारी नर्व फाइबर्स, सारे एक्सॉन फाइबर्स एंड उनके ऊपर मौजूद सारी व्हाट वुड यू से न्यूरोलेमल शील्ड, उन सबको एक ही एंडोनीरियम सराउंड कर रही होती है। ये यहाँ पर मॉडिफिकेशन होती है। अच्छा, क्योंकि इनके पास भी एंडो न्यूरोलेमल शील्ड होती है, सो दे आल्सो हैव द रीजनरेशन एबिलिटी। देन हम नर्व फाइबर्स को क्लासिफाई कर लेते हैं, यानी सिंपली बोलूँ तो नर्व्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 7 काइंड्स। एक होती है जनरल सोमेटिक इफरेंट। अच्छा, इफरेंट एंड एफरेंट टर्म्स आपको मैंने क्लियर कर दिए थे। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड हो, अब इससे जो मैसेज लेकर जा रही होंगी नर्व्स दे वुड बी इफरेंट, एंड जो इसकी तरफ मैसेज लेकर जा रही होंगी दे वुड बी एफरेंट। सो हमारे पास एक होती है जनरल सोमेटिक इफरेंट, ये करती हैं सप्लाई टूवर्ड्स द वॉलेंट्री मसल्स, यानी आपके पास स्केलेटल मसल्स जैसे हो गए। अब इनके अंदर कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? क्रेनियल नर्व 3, 4, 6 एंड 12। स्पेशल विसरल इफरेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रेंकियल इफरेंट। अब ये किन को सप्लाई करती हैं? ये उन मसल्स को सप्लाई करती है जिनका ओरिजिन ब्रेंकियल होता है। ब्रेंकियल किन को कहते हैं? ब्रेंकियल कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस को। आप एम्ब्रियो में जब पढ़ेंगे देन यू विल बी डीलिंग विद द टर्म फेरेंजियल आर्चेस। अब जो स्ट्रक्चर इससे ड्राइव होते दे आर आइदर यू कैन से फ्रेंजियल इन ओरिजिन और यू कैन से ब्रेंकियल इन ओरिजिन। सो जो नर्व्स मोटर सप्लाई दे इनको वो क्रेनियल नर्व वुड बी कॉल्ड स्पेशल विसरल इफरेंट या ब्रेकियल इफरेंट, एंड इनके अंदर आपके पास आती है 5, 7, 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व। जनरल विसरल इफरेंट ये सप्लाई करती हैं विसरा, यानी आपके पास इनवॉलेंट्री। अच्छा, ये भी आपके पास इनवॉलेंट्री मसल्स को सप्लाई करी थी, लेकिन वो जो इनका ओरिजिन आपके पास फेरेंजियल आर्चेस से हो रहा था, एंड ये सप्लाई करती है अगेन इनवॉलेंट्री मसल्स को, जिनमें स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स के आ जाते हैं। इनमें क्रेनियल नर्व 3, 7, 9 एंड 10 आ जाती है। देन ये हो गए हमारे पास 3 कैटेगरीज इफरेंट की। अब एफरेंट की 4 कैटेगरीज होती है। जनरल विसरल एफरेंट जो आपके पास इम्पल्सिस लेके आएंगी, लाइक इम्पल्सिस ऑफ पेन फ्रॉम द विसरा, फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन, फ्रॉम द इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, उनमें आपके पास 10th क्रेनियल नर्व आ जाती है। स्पेशल विसरल एफरेंट जो आपके पास टेस्ट की सेंसेशन लेके आए, उनके अंदर आपके पास क्रेनियल नर्व 7, 9 एंड 10 आती है। जनरल सोमेटिक एफरेंट ये आपके पास वॉलेंट्री सेंसेशन लेकर आती है फ्रॉम द स्किन एंड फ्रॉम द मसल्स, टेंडन्स, जॉइंट्स, क्योंकि ये सब आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं। इनकी प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सेस, यानी ये किस पोजीशन में इस वक्त अलाइंड है बॉडी की, दिस काइंड ऑफ इम्पल्स इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पल्सिव एंड एक्सटीरोसेप्टिव इम्पल्स। हमारे पास एक्सटीरोसेप्टिव किन को कहते हैं? उन इम्पल्सिस को कहते हैं जो हमारे पास आउटसाइड द बॉडी होती हैं, लाइक ऑल द इम्पल्सिस जो आपकी बाहर से आती हैं, जैसे इनमें आपकी विजन भी आ जाती है, इनके अंदर आपका साउंड भी आ जाता है, दे आर ऑल्सो एक्सटीरोसेप्टिव इम्पल्सिस। स्पेशल सोमेटिक एफरेंट ये हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, सिर्फ ये दो जो आपके पास सेंसेशंस होती हैं ये इनके थ्रू ट्रेवल करती हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्व सिस्टम, एंड इनके अंदर 8th क्रेनियल नर्व आती है। अच्छा, इनके अंदर 5th क्रेनियल नर्व थी। देन हम आते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज एंड स्पीड ऑफ कंडक्शन। आप नर्व्स को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नर्व टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी फाइबर्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी फाइबर्स। अब ग्रुप ए के अंदर सबसे ज़्यादा माइलिनेशन होती है एंड ग्रुप सी के अंदर सबसे कम माइलिनेशन होती है। तो इनके अंदर आपके पास वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन वुड बी फास्टेस्ट एंड हेयर वुड बी स्लोवेस्ट। ये इंटरमीडिएट होती हैं दोनों के। ये थिक होंगी, बहुत ज़्यादा हाई माइलिनेशन है, ये बहुत ज़्यादा थिन होंगी, एंड ये मीडियम साइज़ की होंगी। डायमीटर इनकी वैल्यूज़ हैं, स्पीड की भी इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अच्छा, इनके अंदर आपके पास स्केलोमोटर जो नर्व फाइबर होती है वो ग्रुप ए से बिलोंग करती है। एग्जांपल्स में यहाँ पर प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक इफरेंट्स जो होती हैं ये ग्रुप बी से बिलोंग करती हैं, ये हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे।
एंड ग्रुप सी में आपके पास फॉर एग्जांपल पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक इफरेंट आती हैं। फास्ट कंडक्शन होगी इनके अंदर, स्लो होगी, और इनके अंदर वेरी स्लो होगी अगेन माइलिनेशन की वजह से। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स की यहाँ पर समरी दी गई है। सो यू ऑल नो देयर आर बेसिकली टोटल 11 क्रेनियल नर्व्स। अब इनका मैं कहूँगा आप नर्व का नाम एंड फंक्शन याद कर लें, डिटेल्स इतनी ज़्यादा याद रखना इस वक्त के लिए ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हम गो थ्रू कर लेंगे। क्रेनियल नर्व 1 को ओल्फैक्टरी नर्व कहते हैं, स्मेल में इसका फंक्शन होता है, एंड ये टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन तक आती है और वहाँ पर सेंसेशन लाती है स्मेल की। ऑप्टिक नर्व सेकंड क्रेनियल नर्व, विजन के साथ इसका रोल है। रेटिना से निकलती है ऑप्टिक क्याज्मा के थ्रू, एंड देन ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन तक आती है, एंड देन वहाँ पर ये सेंसेशन देती है विजन की। ऑक्यूलोमोटर नर्व ये मोटर फंक्शन भी करती है और इसका पैरासिम्पैथेटिक रोल भी होता है। अच्छा, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ये आई के कुछ मसल्स होते हैं 5 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, कुछ बाहर होते हैं आई के ऑर्बिट के, तो उनको सप्लाई करती है। एंड देन हमारे पास आती है ट्रॉक्लियर नर्व एंड ट्राइजेमिनल। ट्रॉक्लियर का जो फंक्शन है वो प्योरली मोटर होता है, ट्राइजेमिनल का सेंसरी प्लस मोटर होता है। ट्रॉक्लियर सिर्फ आई बॉल के एक मसल को, जिसको सुपीरियर ऑब्लिक मसल कहते हैं, उसको सप्लाई करती है। ट्राइजेमिनल आपके पास बहुत सारे जो मसल्स फेस के होते हैं उनको, नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन को सप्लाई करना, कंजक्टिव आई का पार्ट होता है, एंड जो मसल्स आपके पास मैस्टिकेशन में रोल प्ले करते हैं, जो च्यूइंग में रोल प्ले करते हैं, उनको भी ये सप्लाई करती है। एब्ड्यूसेंट नर्व इज ऑल्सो मोटर। अब ये सप्लाई करती है सिर्फ एक मसल ऑफ आई को, दैट इज लेटरल रेक्टस। फेशियल नर्व आपके पास मोटर होती है प्लस स्पेशल सेंसेस को भी सप्लाई कर रही होती है प्लस पैरासिम्पैथेटिक, यानी 3 रोल हो गए फेशियल नर्व के। अब फेस के मसल्स के लिए मोटर होती है, एंड आपके पास टेस्ट की सेंसेशन लाती है टंग से, एंड देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड, इनको भी ये सप्लाई करती है, इनसे सीक्रेशंस निकलवाती है। वेस्टिब्यूलो ट्रॉक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो ऑक्लियर नर्व, ये आपके पास हियरिंग एंड बैलेंस में आती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेस्टिबुलर पार्ट जो बैलेंस में काम आता है, एंड इसका कॉक्लियर पार्ट जो हियरिंग के काम आता है। देन हमारे पास ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, इसके स्पेशल सेंसेस जो आपके पास होते हैं, स्पेशल सेंसेस का वर्ड आपको क्लियर हो, इसके अंदर आई एंड ईयर, नोज, एंड देन यू हैव टंग, इनको कहते हैं स्पेशल सेंसेस, तो उनको सप्लाई करना प्लस मोटर एंड पैरासिम्पैथेटिक रोल। अब जैसे टेस्ट को ये टेस्ट की सेंसेशन दे रही है, देन दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्पेशल सेंसेस। देन आपके पास मसल फेरिंग्स के किसी एक मसल होता है फेरिंग्स का, उसको ये मोटर सेंसेशन देती है, एंड पैरोटिड ग्लैंड की सीक्रेशन कराती है। वेगस जो होती है वो 10th क्रेनियल नर्व होती है, एंड इसका फंक्शन तो सबको पता होना चाहिए, इट इज़ लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नर्व ऑफ द क्रेनियल नर्व। ये मोटर भी होती है, स्पेशल सेंसेस को भी सप्लाई करती है, एंड पैरासिम्पैथेटिक भी होती है। अच्छा, टेस्ट की सेंसेशन लाना, और सॉफ्ट पैलेट के, फेरिंग्स के, लैरिंक्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, सेक्रेटरी ग्लैंड्स, सीक्रेटरी होती है ग्लैंड्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ग्लैंड्स होते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको सीक्रेशन का उनका फंक्शन, एंड दिस ऑल द मसल्स आर सप्लाइड बाय वेगस। एसेसरी स्पाइनल रूट नर्व, ये आपके पास मोटर होती है, एंड देन यहाँ पर मोटर किन मसल्स को, 2 इंपॉर्टेंट मसल्स को नेक के, एक स्टेनोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपीजियस। इन हाइपोग्लोसल मोटर आपके पास टंग के 7 मसल्स को सप्लाई करती है आउट ऑफ द 8 मसल्स। हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके पास इनवॉलंटरी कंट्रोल लेता है बॉडी के। ऑटोनोमिक सोमेटिक जो था वॉलंटरी कंट्रोल में था, एंड ऑटोनोमिक इनवॉलंटरी में होता है। अब सोमेटिक और ऑटोनोमिक में फ़र्क क्या था, मैंने आपको पहले बताया था कि सोमेटिक के अंदर डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड है फॉर एग्जांपल, इससे डायरेक्टली एक नर्व निकल जाएगी, लेकिन ऑटोनोमिक में क्या होगा, ये नर्व निकलेगी, देन यहाँ एक गैंग्लियन बनेगा। गैंग्लियन क्या होता है, सेल बॉडीज की कलेक्शन को कहते हैं आउटसाइड द CNS, एंड देन ये नर्व आगे कंटिन्यू होगी। अब इस नर्व का वो पार्ट जो बिफोर द गैंग्लियन था, इट वुड बी कॉल्ड प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, देन गैंग्लियन आएगा, एंड देन देयर वुड बी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। अब ये अरेंजमेंट जनरल है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, यानी होंगी तो ये तीनों चीज़ें, लेकिन गैंग्लियन बहुत पहले निकल रहा है, बहुत बाद में निकल रहा है, ऑर्गन के करीब जाके निकल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस एंड द फंक्शन। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपके पास डिवाइड होता है 2 काइंड्स के अंदर, देयर वुड बी सिंपैथेटिक एंड देयर वुड बी पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक जो होता है ये आपके पास इमरजेंसी कंडीशंस में यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो आपके पास एक्टिविटीज़ होंगी वो फैल रही होंगी, पूरी बॉडी को ये अलर्ट कर देता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक जनरली एक पर्टिकुलर मतलब पार्ट को एक्टिव रखे, एक पर्टिकुलर पार्ट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखता है, सो इसकी एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं होती। देन हम आते हैं कि हाउ दिस बोथ सिस्टम्स वर्क। सो
सिंपैथेटिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपैथेटिक का जो ओरिजिन होता है, यू मस्ट रिमेंबर दैट इट इज़ थोरैकोलम्बर, यानी स्पाइनल कॉर्ड के थोरेसिक पार्ट एंड लंबर पार्ट से ये नर्व निकल रही होती है। एंड टू बी एग्जैक्ट T1 से लेके L2 तक जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं, दे मेक द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देन हमारे पास जो इनके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, दे आर मेड्यूलेटेड मीन्स माइलिनेटेड, सो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड वाइट रेमाई कम्युनिकेंट्स। यू नो, जहाँ पर माइलिनेशन होगी देयर वुड बी वाइट टर्म वुड बी यूज्ड देयर। देन हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो होते हैं वो गैंग्लिया में जाते हैं, यू नो, एंड इनके पास दो मेन गैंग्लिया होते हैं। यहाँ तो वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आपके पास जाएंगे लेटरल गैंग्लिया के अंदर, यहाँ जाते हैं कोलेटरल गैंग्लिया के अंदर। अब लेटरल गैंग्लिया में सिंपैथेटिक चेन उसकी एग्जांपल आती है, एंड कोलेटरल गैंग्लिया में सीलोमिक गैंग्लियन उसकी एग्जांपल में। देन हमारे पास क्या होता है कि वो गैंग्लियन से जब निकल जाते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक बन जाते हैं, देन दे ट्रेवल द सम डिस्टेंस एंड देन वो उस ऑर्गन को की तरफ पहुँच जाते हैं जिसको सप्लाई करना हो। यानी यहाँ से निकले गैंग्लियन में आए, गैंग्लियन वुड बी आइदर कोलेटरल या इट वुड बी आइदर लेटरल। देन यहाँ से ये गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक आए एंड यहाँ पर वो पर्टिकुलर ऑर्गन था जिसको सप्लाई करना था। अच्छा, इस केस में सिर्फ एक एक्सेप्शन आती है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द एड्रिनल मेडुला, जिसके केस में आपके पास डायरेक्टली प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ही आके इसको सप्लाई कर रहा होता है, यानी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कोई बनता ही नहीं है इस केस में सिर्फ। देन आपके पास ये कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स होती हैं दे आर एड्रिनर्जिक इन नेचर, यानी जब ऑर्गन के करीब ये पहुंचेंगी देन यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर इम्पल्स को आगे ट्रेवल कराने के लिए न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, एंड यहाँ पर जो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होंगे देयर वुड बी आइदर एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन, यानी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होंगे। अच्छा, इनके केस में भी एक्सेप्शन है कि जो सिंपैथेटिक फाइबर्स आपको सप्लाई कर रहे होते हैं स्वेट ग्लैंड्स को एंड स्केलेटल मसल्स को, वहाँ पर कोलिनर्जिक होते हैं, यानी वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। बाकी जो भी सिंपैथेटिक होंगे वो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन रिलीज करेंगे, मेनली नॉर एड्रेनलिन। फंक्शनली ये जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्व्स हैं ये दे आर वेसोमोटर, वेसो कंस्ट्रिक्शन कराती हैं, स्वेट ग्लैंड से सीक्रेशन कराती हैं, सीडोमोटर एंड पाइलोमोटर आपके पास इरेक्टर पाइली मसल्स की इरेक्शन का कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं, जिसकी वजह से हेयर्स आपके खड़े हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं। एंड आपके पास इमरजेंसी कंडीशंस में जो जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आएंगी दे वुड बी बिकॉज ऑफ दी सिंपैथेटिक नर्व्स, लाइक आपका टैकीकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा एंड ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, प्यूपिल डायलेट हो जाएगा एक्सेट्रा। ओके, एंड ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो सिंपैथेटिक रिएक्शंस इसको इसी वजह से कहते हैं कि दे आर वाइड स्प्रेड एंड डिफ्यूज, यानी ये मास लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ये पूरी बॉडी पर जाकर अपना इफेक्ट डाल रहे होते हैं ताकि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करके उस कंडीशन से इस वक्त के लिए निकल जाए। देन पैरासिम्पैथेटिक इज जनरली लेस डिफ्यूज्ड, या हम बोलेंगे इट इज़ डिस्क्रीट और आइसोलेटेड। सो इतना ज़्यादा इफेक्ट बॉडी पर नहीं डालते, इतनी ज़्यादा बॉडी को क्या कहते हैं एमरजेंसी कंडीशन में नहीं डालते। सो इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं सो दे आर जनरली प्रोवाइडिंग द बॉडी इन अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। इनका ओरिजिन क्रेनियो सैक्रल होता है, यानी इनकी जो नर्व होंगी वो आपके पास क्रेनियल नर्व होंगी एंड सैक्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होंगी। अच्छा, क्रेनियल नर्व में आपके पास 3, 7, 9, 10 ये याद रखनी है, ये 4 क्रेनियल नर्व आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती हैं, एंड सैक्रल के अंदर 2 to 4 यानी 2, 3, 4 ये 3 सैक्रल रीजन की आपके पास बनाती हैं पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, इनके अंदर आपके एक पार्ट इनका एक याद रखना है, इनकी एक बात याद रखनी है कि इनके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, यानी ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे ना ये इतने ज़्यादा लॉन्ग होंगे कि जब ये ऑर्गन के करीब पहुँचे ना तब यहाँ पर गैंग्लिया बनाएंगे एंड देन उससे पोस्ट गैंग्लियोनिक निकलेंगे, यानी इतना ज़्यादा प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बनाने के बाद इनका जो गैंग्लिया बनता है दैट इज फॉर्म्ड नियर द ऑर्गन, एंड इस गैंग्लिया को हम कहते हैं टर्मिनल गैंग्लिया। सो प्री गैंग्लियोनिक बहुत लॉन्ग होंगे देन आखिर में टर्मिनल गैंग्लिया होंगे, एंड शॉर्ट क्या हो जाएंगे फिर हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक। वही बात इसने लिखी है कि हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। एंड वो आपके पास सिंपैथेटिक जो थी वो एड्रिनर्जिक थी, वो आप पर जब एंड में जाकर उनकी इम्पल्सिव आएंगी दे वुड बी रिलीजिंग नॉर एड्रेनलिन, लेकिन यहाँ पर क्या ये रिलीज कर रही होंगी दे वुड बी कोलिनर्जिक, ये आपके पास एसिटाइल कोलिन रिलीज करी होंगी। एंड सोमेटिक नर्व्स में भी आपको बात याद रखनी है कि वहाँ पर भी क्योंकि वॉलंटरी मूवमेंट होती है तो मसल के एंड पर आपको ऑलरेडी पता है कि एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है। अच्छा, आपके पास पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी जो होती है वो बॉडी को रिलैक्स स्टेट में रखती है। अब रिलैक्स स्टेट में क्या होगा, पल्स आपकी स्लो होगी, ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होगा, लो होगा, माउथ आपका मॉइस्ट होता है एंड ऑल दिस एक्टिविटीज़, पीपल आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, दे आर
फॉर बेसिकली कंजर्विंग द एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज को बचाया जाता है। कंपैरिजन कर रहा है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दोनों डिवीजन में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में पहले तो ओरिजिन कर लें T1 to L2, इसकी रेफरेंस से थोरेकोलम्बर कहते हैं। पैरासिम्पैथेटिक निकलता है आपके पास क्रेनियम पार्ट से, क्रेनियल नर्व 3, 7, 9, 10, 4 ये एंड 3 ये S2, S3, S4, सो इसे क्रेनियोसैक्रियल कहते हैं। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स इनके क्या कहते हैं सिंपैथेटिक के शॉर्ट होते हैं एंड वो आपके पास लेटरल गैंग्लिया या कोलेटरल गैंग्लिया में जाएंगे, इनके बहुत लॉन्ग होंगे, टर्मिनल गैंग्लिया में पहुंचेंगे एंड देन पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स इनके शॉर्ट हो जाएंगे, इनके पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग होंगे। नर्व एंडिंग्स आर एड्रिनर्जिक इन नेचर एक्सेप्ट द केस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ पर हमने डिस्कस किया, एंड स्केलेटल मसल्स में भी, एंड इनकी नर्व एंडिंग्स दे आर कोलिनर्जिक इन नेचर। देन इनका इफेक्ट वाइडली डिफ्यूज होता है, पूरी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी होती है, पूरी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में डालते हैं, जबकि इनका इफेक्ट होता है वो डिस्क्रीट होता है, एक जगह पर होता है एंड ज़्यादातर वो एनर्जी कंजर्वेशन स्टेट में होता है। ये सिर्फ विसरा को सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, इनके बारे में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इनकी जो एफरेंट फाइबर्स होती हैं, एफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द विसरल पार्ट। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एक ये बंदा है एंड इसको क्या कहते हैं यहाँ पर अंदर कोई चोट लगी है, यानी स्टमक में लगी है या गॉल ब्लैडर में लगी है, सो पेन जो होता है ना वो हमेशा ज़्यादा परसीव होता है एट द रीजन ऑफ स्किन। अगर इसको अंदर कोई चोट लगी हुई है इंटरनल विसरा के अंदर, तो ये आपको पेन जो होगा ये फील यहाँ पर होने के बजाय किसी न किसी और स्किन के पार्ट को अफेक्ट कर रहा होगा। दिस टाइप ऑफ पेन इज नोन एज रिफर्ड पेन, यानी उस पेन से, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपको इंजरी हुई है, पेन हुआ है विसरा में, तो पेन स्किन के इस पार्ट को रिफर्ड होगा। नाउ दिस पेन इज कॉल्ड रिफर्ड पेन, क्योंकि यहाँ का पेन नहीं है, ये पेन यहाँ का है। दिस इज द कॉन्सेप्ट जहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट इज फीलिंग पेन वेयर। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास गॉल ब्लैडर में इंजरी हो रही है, वहाँ पर आपको पेन हो रहा है, तो पेन इस रीजन में फील होगा। स्प्लीन के केस में यहाँ पर हो रहा है, हार्ट में यहाँ पर हो रहा है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड रिफर्ड पेन एंड ये जो पेन होता है ना, ये आपके पास ड्यू टू सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू आता है, क्योंकि एफरेंट फाइबर्स इनके पास होते हैं जो आपके पास स्किन को सप्लाई करते हैं फ्रॉम द विसरा। ये इफरेंट थे एंड दे आर द एफरेंट इन केस ऑफ विसरा। ओके, एंड देन आते हैं हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स। सो कह रहा है कि हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स जब भी साइनेप्स होगा वहाँ पर रिलीज हो रहे होंगे। अब पैरासिम्पैथेटिक में भी होंगे, सिंपैथेटिक में भी होंगे, एंड यू नो वेरी वेल कि सिंपैथेटिक को या पैरासिम्पैथेटिक को एक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा, देन वो गैंग्लियन पे आ रहा होगा, देन वो पोस्ट गैंग्लियोनिक दे रहा होगा। अब एक न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर रिलीज होगा, देन एक यहाँ से आपके पास साइनेप्स हो गया, देन एक न्यूरो ट्रांसमीटर नियर द ऑर्गन रिलीज हो रहा होगा। दोनों न्यूरो ट्रांसमीटर की बाय नेचर हम डिस्कशन करेंगे। आपके पास प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं दे रिलीज एसिटाइल कोलिन, यानी प्री गैंग्लियोनिक, और अगर ये पैरासिम्पैथेटिक है तो यहाँ पर ये एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा। प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक ऑल्सो रिलीज एसिटाइल कोलिन, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक रिलीज एसिटाइल कोलिन। सिर्फ आपको याद रखना है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया, सो इनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं दे रिलीज नॉर एड्रेनालिन, लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शंस थी। एक वो स्केलेटल मसल्स जो आपके पास हेयर की इरेक्शन कराते हैं, दे आर इरेक्ट्रपली मसल्स, एंड दूसरे स्वेट ग्लैंड्स, वहाँ उन केस में एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है यहाँ पर भी। देन ये कुछ डायग्राम्स हैं। अच्छा, सो रिफर्ड पेन का भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। आप आते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में। अगर मोटर नर्व जो आपके पास मसल को सप्लाई कर रही है उसमें इरिटेशन हो जाए तो मस्कुलर स्पाज्म होगा, मसल विल कॉन्ट्रैक्ट इनवॉलंटरली। एंड अगर सेंसरी नर्व के अंदर इरिटेशन हो जाए देन इट विल कॉज टिंगलिंग एंड नमनेस, यानी उस मसल में से नर्व सप्लाई चली जाएगी, वो मसल फील नहीं कर सकेगा कि आइदर वो पेन उसे हो रहा है नहीं हो रहा, या वहाँ मसल के पास क्या कहते हैं आपकी सेंसेशन चली जाएगी। अगर मोटर ना हो जाए तो मस्कुल कॉन्ट्रैक्ट करना छोड़ देगा या इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मोटर नर्व प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रही है। सेंसरी नर्व चली जाए देन व्हाट विल बी फेल्ट, देयर वुड बी फीलिंग ऑफ टिंगलिंग एंड नमनेस, यानी सुन पड़ जाना सॉरी। डैमेज अगर किसी मोटर नर्व को होगा देन इट वुड कॉज मस्कुलर पैरालिसिस, वो मोटर नर्व मसल को सप्लाई नहीं कर रही होगी, मसल कभी भी आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा। इरिटेशन एंड डैमेज में फ़र्क है। इरिटेशन में वो नर्व ख़त्म नहीं हो गई लेकिन उसका फंक्शन रिड्यूस हो गया,
एंड डैमेज के अंदर वो नर्व ही अब आपके पास सप्लाई नहीं दे रही। सेंसरी नर्व में अगर डैमेज हो जाए देन इट विल कॉज एनेस्थीसिया, एनाल्जेसिया, उस पार्ट ऑफ द बॉडी में सेंसेशन की कोई आपके पास कोई वजूद ही नहीं होगा, आप कभी भी वहाँ पर सेंसेशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। रीजनरेशन किसी भी नर्व की हो जाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बाय द वे नर्व जनरली रीजनरेट नहीं होती, लेकिन अगर इफ़ यू हैव स्मॉल नर्व डैमेज तो रीजनरेशन हो जाएगी, बट इफ़ नर्व डैमेज इज़ वेरी सीवियर देन रीजनरेशन इज़ नॉट पॉसिबल, या बहुत एक्सटेंट तक रिड्यूस कर जाती है, नर्व जनरली रीजनरेट नहीं करती बिकॉज। सो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ नर्व इंजरी रीजनरेशन होती है। न्यूरोप्रेक्सिया के अंदर आपके पास नर्व में बहुत मिनिमम इंजरी होती है, लेशन कहते हैं इंजरी को, तो आपके पास रीजनरेशन जल्दी हो जाती है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दूसरी जो नर्व डिजनरेशन की टाइप है दैट इज कॉल्ड एक्सोनोटमेसिस। देन हमारे पास एक्सोनोटमेसिस है, इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास नर्व जो होती है वो टूट जाती है, यानी अगर यहाँ पर ये नर्व टूट गई, ये दो पार्ट्स, तो अगर इन दोनों पार्ट्स में ऐसे साइटो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो इनको दोबारा ज्वाइन कर लें एंड ये नर्व दोबारा बन जाए, सो रीजनरेशन इज पॉसिबल एट दिस स्टेज। अच्छा, नर्व के टूट जाने के बाद जो वहाँ पर रिएक्शन चलेगा दे आर कॉल्ड वैलिडेंट डीजनरेशन। अच्छा, इसमें भी रीजनरेशन होती है बट वेरी फ्यू हो जाती है। अगर आपके पास नर्व पूरी ही तरीके से ख़त्म हो जाए, यानी कंप्लीट डिवीजन ऑफ अ नर्व, फॉर एग्जांपल कि आपके पास नर्व्स के जो दोनों एंड्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से कट गए एंड बहुत दूर है, सो इन दिस केस देयर वुड बी नो चांस ऑफ रीजनरेशन। अगर जहाँ जहाँ से नर्व गुजर रही है एंड उस रीजन में आपको पेन फील हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये नर्व है, ये इसका कोर्स कुछ यूँ है, ये यूँ गुजर रही है, अब इस पूरे रीजन में, अब ये फॉर एग्जांपल लोअर लिम्ब था, अब अगर फॉर एग्जांपल ये नर्व जो यहाँ से गुजर रही है इस पूरे रीजन में मुझे लोअर लिम्ब में पेन फील हो रहा है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड न्यूरalgia। एंड अगर नर्व के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड न्यूराइटिस। नर्व के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो उसका सेंसरी एंड मोटर फंक्शन दोनों चले जाएंगे। एंड वेन एवर देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नर्व, वेन एवर देयर इज न्यूराइटिस, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय न्यूरalgia, उस रीजन में आपको पेन होगा। डीनर्वेशन कहते हैं आपके पास किसी भी ऑर्गन की नर्व सप्लाई चली जाना। अगर नर्व सप्लाई चली जाएगी तो वो ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो उस नर्व के मैसेज के बाद उसे करना होता था। सो ट्रॉफिक चेंजेस आ जाएंगी, एट्रॉफी हो जाती है, बेसिकली आपके पास वो ऑर्गन जो होता है वो डिमिनिश करता जाता है, उसकी साइज़ कम हो जाती है एंड इतना वो ज़्यादा फंक्शनल नहीं रहता। अच्छा, देन हमारे पास कह रहा है कि अगर एक जॉइंट की डिनर्वेशन हो जाती है देन दिस जॉइंट इज कॉल्ड न्यूरोपैथिक जॉइंट, या इसको चारकोट जॉइंट भी कहते हैं। पेनलेस स्वेलिंग हो जाती है उस जॉइंट की, पेन की सेंसेशन ऑब्वियसली चली जाएगी क्योंकि नर्व उसको सप्लाई नहीं कर पा रही, वहाँ पर हाईली ज़्यादा मोबाइल हो जाता है जॉइंट एंड बोनी जो पार्ट्स हुए हैं दे स्टार्ट डिस्ट्रक्शन। देन आपके पास ये कुछ मेडिकल डिजीज़ कह रहा है जिनके अंदर आपके पास ट्रॉफिक चेंजेस आते हैं, डीनर्वेशन आती है एंड उनके अंदर आपके पास लेप्रोसी है या टेबिस डॉर्सलिस है एक्सेट्रा। सो कह रहा है कि एक जनरल रूल ये है कि अल्सर्स जो होते हैं या वाउंड्स होते हैं जिस पार्ट ऑफ द स्किन में हुए हैं वो पार्ट ऑफ द स्किन डीनर्वेट हो जाता है एंड फिर उसके ज़्यादा अंदर हीलिंग होना इट्स नॉट ईजिली पॉसिबल। न्यूरोपैथीज कहते हैं उन डिसऑर्डर्स को जो आपके पास नर्व से रिलेटेड हो। पोलीन्यूरोपैथी अगर बहुत ज़्यादा न्यूरॉन से नर्व्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाएं एंड मोनोन्यूरोपैथी सिर्फ एक न्यूरॉन अफेक्ट हो जाए। अच्छा, इनके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, इनमें एक ये भी कॉज होता है कि आपके पास न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, जैसे फॉलिक एसिड या विटामिन बी की डिफिशिएंसी, इट विल आल्सो लीड टू पोलीन्यूरोपैथी एंड भी और भी बहुत डिफरेंट रीजंस है मोनोन्यूरोपैथी के आपके पास। अच्छा, मोनोन्यूरोपैथी का आपके पास जो मेन कॉज है इट इज़ इस्चीमिया, ब्लड सप्लाई आपके पास जो नर्व को ब्लड सप्लाई वो बंद हो जाए। बेल्स पेल्सी कहते हैं आपके पास जो फेशियल नर्व है जो मसल्स ऑफ द फेस को सप्लाई कर रही है, इसके अंदर कंप्रेशन को हो जाए तो आपके पास फेस के वो उस साइड के मसल जिसको वो वाली फेशियल नर्व सप्लाई कर रही थी अब उसको सप्लाई नहीं मिलेगी, सो दैट वुड मेक लाइक आपके पास वो पार्ट ऑफ द स्किन, वो पार्ट ऑफ द फेस पैरालाइज हो जाता है एंड उसके अंदर आइज ओपन आपको दिखेंगी एंड अदर फीचर्स एक्सेट्रा। एक्यूट इडियोपैथिक इन्फ्लेमेशन पोलीन्यूरोपैथी, इसे कहते हैं गुलियन बेरी सिंड्रोम। अब गुलियन
गुइलियन बेरी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो लोअर लिम्ब के मसल्स हैं इनके अंदर अम, इनके अंदर पैरालिसिस होना स्टार्ट हो जाती है। देन वो पैरालिसिस अपर लिम्ब की तरफ जा रही होती है एंड ट्रंक के रीजन की तरफ जा रही होती है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है नर्व्स की एंड डीमाइलिनेशन हो जाती है नर्व्स की। सिरिंजोमाइलिन ये कंडीशन होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनाल होता है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा डायलेट कर जाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ करूँ तो मेरे पास ये स्पाइन होगी। स्पाइन में बहुत बना लेता हूँ, एक ये स्पाइन है फॉर एग्जांपल, इसकी यहाँ कुछ प्रोसेसेस होती है। अब स्पाइन का दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइन, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइन होता है ना, इसको कहते हैं हम सेंट्रल कैनाल एंड इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। अगर आपके पास इस सेंट्रल कैनाल की डायलेशन हो जाए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो यहाँ से फॉर एग्जांपल नर्व निकल रही होंगी, अगर ये डायलेट हो जाए देन यहाँ पर ये नर्व के पे प्रेशर लगा देंगी एंड नर्व आपकी कंप्रेस हो जाएंगी एंड नर्व कंप्रेस होंगी तो अगेन जो नर्व कंप्रेस होती है तो वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाती एंड जो रीजन उस नर्व से सप्लाई हो रहा होगा दैट वुड फील इनसेंसिबिलिटी, उससे सेंसेशन चली जाएगी एंड देन वहाँ पर आपके पास मोटर सप्लाई भी चली जाएगी। एजिंग नॉर्मल फिनोमेना है। एजिंग के ब्रेन पर कुछ असरात होते हैं, यानी जब बंदा 60 या 70 ईयर्स को क्रॉस कर जाता है ना, उसके ब्रेन के अंदर आपके पास कॉर्टेक्स रीजन जो होता है ब्रेन का वो श्रिंक कर जाता है एंड ये सब एरेक्नोइड स्पेस, एरेक्नोइड मैटर के नीचे जो आपके पास 3 मेनिंजेस होती है उनमें एक होती है एरेक्नोइड मैटर, उसके नीचे वाला स्पेस आपके पास वाइड हो जाता है। सल्का एंड गैरी जो होते हैं ब्रेन के अंदर उनमें चेंजेस आती हैं, सल्का प्रोमिनेंट हो जाते हैं, गैरी नैरो हो जाते हैं एंड वेंट्रिकल्स इनलार्ज होते हैं। सो दीज ऑल द चेंजेस बेसिकली आपके पास ऑन सेट ऑफ एजिंग में होते हैं एंड इनका शो करने का मकसद ये होता है कि अब ब्रेन इतना ज़्यादा फंक्शनल नहीं रहा। डेमेंशिया कंडीशन होती है जिसके अंदर बंदा भूलने की उसे बीमारी हो जाती है एंड डेमेंशिया बेसिकली एक कंडीशन होती है। ये डेमेंशिया बहुत सारी कंडीशंस के साथ, बहुत सारी डिजीज़ के साथ रिलेटेड हो सकती है। जैसे अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर भी आपको डेमेंशिया होती है, यहाँ बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जिनके अंदर डेमेंशिया होती है। अब अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होगा, आपके पास पैराइटल लोब के न्यूरॉन्स, टेम्पोरल लोब के न्यूरॉन्स एंड हिप्पोकैम्पस के न्यूरॉन्स के अंदर एजिंग प्रोसेस की वजह से चेंजेस आ रही होंगी। इन्फेक्शंस ऑफ द ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन के इन्फेक्शंस आपके पास बैक्टीरियल ओरिजिन के हो सकते हैं, वायरल ओरिजिन के हो सकते हैं, किसी और टाइप की वजह से हो सकते हैं। बैक्टीरियल जो ब्लड के थ्रू आते हैं इनमें मेनिनजाइटिस हो सकती है या ब्रेन एब्सिस हो सकता है। अब इनमें फॉर एग्जांपल आपके पास बैक्टीरिया होता है ऑटिटिस मीडिया, ये मेनिनजाइटिस कॉज कर सकता है। या टेम्पोरल लैब के अंदर एब्सिस, यानी एब्सिस कहते हैं फ्लूइड की एक्यूमुलेशन को, एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेशन कर सकता है। टीबी का बैक्टीरिया मेनिनजाइटिस कॉज कर सकता है। वायरल इन्फेक्शन में बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जो आपके पास ब्लड में एंटर कर सकते हैं एंड दीज वायरसेस कैन कॉज मेनिनजाइटिस कर सकते हैं, एन्सेफेलाइटिस कर सकते हैं। जैसे हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, वो आपके पास एन्सेफेलाइटिस कहते हैं ब्रेन की इन्फ्लेमेशन को, मेनिनजाइटिस कहते हैं मेनिनजिस की इन्फ्लेमेशन को जो ब्रेन को लेयर सराउंड करती है। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस आपके पास क्या करता है, एक कंडीशन कॉज करता है दैट इज कॉल्ड हर्पिस जोस्टर। हर्पिस जोस्टर में आपके पास क्या होता है, एक तो रैशेस बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड वेसिकुलर रैशेस एंड उसके अलावा आपके पास ये क्योंकि स्किन पे बनेंगे तो स्किन का आपको पता है सेगमेंट होता है, पर्टिकुलर स्पाइनल सेगमेंट जो उसे सप्लाई कर रहा है, एंड दिस स्पाइनल सेगमेंट अलॉन्ग विद दैट पार्ट ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्माटोम। सो डर्माटोम्स आर हाईली इफेक्टेड इन दिस कंडीशन। पोलियोमाइलिटिस में क्या होता है, आपके पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं उसके अपर मोटर न्यूरॉन पार्ट जो आपके पास सेंसरी होते हैं एंड उसके लोअर मोटर न्यूरॉन जो अपर न्यूरॉन होते हैं वो आपके पास सेंसरी होते हैं एंड लोअर न्यूरॉन जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के दे आर मोटर। सो आपके पास पोलियोमाइलिटिस के अंदर आपके पास जो मोटर वाला पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का वो डैमेज हो सकता है। अच्छा, पोलियोमाइलिटिस पे आते हैं तो पोलियोमाइलिटिस में आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड के 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 हॉर्न्स होते हैं, एक होता है इसका सेंसरी हॉर्न एंड एक होता है इसका मोटर हॉर्न। सो सेंसरी हॉर्न या मोटर हॉर्न में से किसी का भी डैमेज होना दिस कैन बी वेरी हार्मफुल। पोलियोमाइलिटिस में आपका मोटर हॉर्न डैमेज होता है तो आपके पास जो मसल्स को सप्लाई करने वाली नर्व होती हैं, स्पेशली द मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब, वो डैमेज हो जाती हैं एंड दैट लीड टू पैरालिसिस एंड पार्शियल रिकवरी भी हो सकती है, पोलियो से कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है। मिस्केलिनियस टाइप्स कहते हैं उन इन्फेक्शंस को जो इनका ओरिजिन कोई और हो, जैसे फंगाई के थ्रू हो सकते हैं, बहुत रेयर केसेस में होते हैं, नॉर्मल अडल्ट के अंदर नहीं होते। कह रहा है कि एड्स के पेशेंट में फंगस इन्फेक्शन कर सकता है आपके पास।
प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो सकते हैं किसी भी प्रोटोजोआ पैरासाइट के थ्रू। मलेरिया जो होता है उसके अंदर अगर मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के थ्रू हो रहा है, देन उसके अंदर उसका ब्रेन पे भी असर पड़ता है, एंड दैट असर ऑन द ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रल मलेरिया। देन अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस क्या होती है? एक फ्लाई होती है दैट इज कॉल्ड टीसी फ्लाई। ये टी ब्रूकाई इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं ह्यूमन के अंदर, एंड दैट ह्यूमन के अंदर जब ये आता है पैरासाइट, इट कैन कॉज मेनेंजो इनसेफेलाइटिस, यानी मेनेंजिस की भी इन्फ्लेमेशन कराएगा एंड ब्रेन की भी इन्फ्लेमेशन करेगा। देन एक कंडीशन आती है सिस्टी सर्कोसिस। अब इसके अंदर टेप वॉर्म का आपके पास लार्वा होता है, वो ब्रेन के अंदर आके सिस्ट बनाता है। सिस्ट कहते हैं कि वो एक यूं समझ लें, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है तो इसके अंदर यूं आपके पास कैविटीज़ बन जाएंगी, इन्फ्लेमेशन मतलब फ्लूइड से भरी हुई, उसके अंदर आपके पास यूं क्या कहते हैं पॉकेट्स जो है वो बन जाएंगी। सो सिस्ट की वजह से एपिलेप्सी भी हो सकती है। पार्किंसन डिजीज़ के अंदर क्या होता है, आपके पास मेडुला के दो पार्ट्स होते हैं, एक पिरामिडल पार्ट, एक ऑलिव पार्ट। सो मेडुला के जो आपके पास ये दोनों पार्ट होते हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन की कमी हो जाना, बिकॉज पिरामिडल पार्ट स्पेशली आपके पास डिपेंड करता है डोपामीन पर। अगर वहाँ डोपामीन रिलीज नहीं हो रहा होगा, डिफिशियंसी रहेगी इस न्यूरो ट्रांसमीटर की, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पार्किंसन डिजीज। एंड डोपामीन का काम होता है मूड को मेंटेन करना। अगर डोपामीन नहीं होगा तो यूर फेस एक्सप्रेशन विल बिकम लाइक एक्सप्रेशन लेस हो जाएगा, पोस्चर में चेंजिंग्स आ जाती हैं, एंड देन डिफरेंट अदर टर्म्स। इनसेफेलोपैथी के अंदर क्या होता है कि आपके विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाती है, एंड ब्रेन की जो पैथोलॉजीज होती हैं, इनसेफेलोपैथी कहते हैं ब्रेन की पैथोलॉजीज को, यानी ब्रेन के साथ एसोसिएटेड डिजीजेस को, एंड दीज डिजीजेस कैन बी ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज। स्पाइनल कॉर्ड के मैंने कहा था दो पार्ट्स होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। जो आपके पास सेंसरी पार्ट होता है दैट इज़ द अपर मोटर न्यूरॉन पार्ट, एंड जो आपके पास मोटर पार्ट होता है दैट इज़ द लोअर मोटर न्यूरॉन पार्ट। लाइक ये मैंने स्पाइनल कॉर्ड ड्रॉ की है फॉर एग्जांपल, इसका जो अपर पार्ट होगा दैट वुड बी सेंसरी इन फंक्शन, लोअर पार्ट वुड बी मोटर इन फंक्शन। सो सेंसरी इन फंक्शन वाला जो अगर पार्ट है, इफ़ दैट गेट्स डैमेज देन इट इज़ कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज, एंड अगर मोटर वाला चला जाए देन दैट इज कॉल्ड लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज। इसके अंदर मसल की एट्रोफी हो जाएगी, रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, एंड जिसके अंदर भी आपके पास कह रहा है कि रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही मतलब बढ़ जाते हैं, यानी ओवर सेंसेशन आ जाती है, या मतलब समझें फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ रिफ्लेक्शन जैसे टेंडन जर्क है वो बढ़ जाएगा, एक्सेगरेट हो जाएगा। टेंडन जर्क में क्या होता है, यहाँ पर आप हथौड़ा मारते हो तो ये टांग सीधी हो जाती है, सो इट इज़ समवॉट एक्सेगरेटेड, बढ़ जाना है इसका, एंड बिकॉज आपका स्पाइनल कॉर्ड का सेंसरी पार्ट क्या कहते हैं वो डैमेज हो गया है, सो दैट्स वाई यहाँ तो सेंसेशन बिल्कुल चली जाती है, यहाँ ओवर सेंसेशन आ जाती है, या रॉन्ग सेंसेशन आ जाती है, यूँ समझ लें। लेप्रोसी में क्या होता है, आपके पास नर्व को सराउंड करने वाली जो शील्स होती हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड लेप्रोसी। एपिलेप्सी 1% पॉपुलेशन में होती है, इसके अंदर क्या होता है आपके पास न्यूरॉन्स हाइपर एक्साइट हो जाते हैं, उनके अंदर बार बार इम्पल्सिव जनरेट हो रही होती है, एंड इस कंडीशन को कहते हैं उनके सीजर्स का आना, यानी मतलब पेशेंट के अंदर झटके यूँ फील होते हैं उनको। ओके, कह रहा है कि आपके पास एपिलेप्सी की कुछ और डिजीज़ के साथ भी रिलेशन होते हैं, लेकिन जो आपके पास 75% एपिलेप्सी के केसेस होते हैं उनका कोई भी जेनेटिक रीज़न नहीं होता, यानी किसी और डिजीज़ के साथ वो रिलेट नहीं होते। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह देन नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।